हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हरियाणा का सामान्य परिचय, जिसमें हम कवर करेंगे प्राचीन हरियाणा से हरियाणा के गठन तक की सभी घटनाओं को। प्राचीन हरियाणा के टाइम पर, मतलब हरियाणा में अंग्रेज़ों के शासन से लेकर अंग्रेज़ों के शासन के बाद तक का जो हरियाणा है हमारा, उसको सबको कवर करेंगे। और कौन कौन से युद्ध हुए हैं, किस किस का राज रहा है हरियाणा पर, ये सभी घटनाएं आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हरियाणा पर सबसे पहले पूछा जाता है कि हमें पता है मराठों का राज था, तो मराठों से भी पहले किसका शासन था? तो मराठों से भी पहले हरियाणा पर मुगलों का शासन था। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा। मराठों से पहले हरियाणा किसके अधीन था? तो मुगलों के अधीन था। ये आपको याद रखना है। तो मराठों पर जो हरियाणा मराठों के अधीन हुआ था 1756 से 1757 में, जो हरियाणा है वह मराठों के अधीन हो गया था। और मराठों से पहले किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। और मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किस शासक के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया? और आलमगीर सेकंड के समय में। औरंगजेब को हम फर्स्ट कहते हैं, आलमगीर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो आलमगीर सेकंड के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहले हरियाणा मुगलों के अधीन था, और मुगलों के अधीन किस शासक के मतलब समय में मुगलों से मराठों के पास आया? वो रहेगा आलमगीर सेकंड के समय में। और मराठों के अधीन कब हुआ? 1756 से 57 में मराठों के अधीन हरियाणा हो गया है। अब मराठों के अधीन रहा ये बहुत समय तक। फिर मराठों से फिर ये अंग्रेज़ों के पास कैसे गया? तो 14 जनवरी 1761 को हमें पता है पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। हमें पता है 14 जनवरी 1761 को, ये याद रखनी है डेट आपको। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी? मराठों की हार हो गई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, लेकिन फिर भी हरियाणा में किसका कब्जा था? फिर भी हरियाणा पर तो मराठों का ही कब्जा था। वैसे इंडिया से मराठों का पतन हो चुका था। जो कुछ हिस्से बचे हुए थे छोटे मोटे, उन पर मराठों का कब्जा बचा हुआ था, जिनमें हरियाणा भी था। तो हरियाणा पर फिर भी किसका कब्जा रह गया था? मराठों का रह गया था। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध, जो किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई और हरियाणा पर मराठों का ही कब्जा रहा, लेकिन इंडिया से मराठों का पतन हो गया। और कहा जाता है कि 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उस समय जो युद्ध हुआ था वो इसमें इतना खून बहा था कि एक आम का पेड़ बिल्कुल काला हो गया था। कैसा हो गया था? बिल्कुल काला पड़ गया था। और इस काले पड़ने के कारण आम के पेड़ के, तो उस जगह का नाम रख दिया गया था काला अम्ब। तो क्या कहा जाने लगा? उस जगह को काला अम्ब कहा जाने लगा। और यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध कौन सी जगह पर हुआ? वो हुआ काला अम्ब नामक जगह पर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस जगह पर हुआ? काला अम्ब नामक जगह पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी आपको याद रखना है। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कौन से युद्ध के बाद हुआ? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये था मराठों का जो पतन, मतलब पानीपत के बाद जो इंडिया से पतन होगा, लेकिन फिर भी मराठों के कब्जे में हरियाणा था। तो उसी समय जो हमें पता है कि उत्तर भारत को जीतने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो लंदन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के समय में जो कि लंदन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ने एक अपने जर्नल को भेजा उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने जर्नल को भेजा किस पर? उत्तर भारत को जीतने का जो जिम्मा है, उन्होंने मीटिंग करके एक जर्नल को सौंपा, जिसका नाम था जर्नल लेक, कि आप उत्तर भारत को जीतेंगे। उन्होंने अलग अलग
मतलब अपनी मीटिंग में अलग अलग यह डिसाइड किया कि हर व्यक्ति को, हर जनरल को अलग अलग क्षेत्र दिया कि आप उत्तर भारत को जीतेंगे, आप दक्षिण भारत को जीतेंगे। उन्होंने कब्जा करने के लिए अपनी ऐसी रणनीति बनाई थी। तो उत्तर भारत को जीतने का जो जिम्मा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल लेक को दिया था। किसको दिया? जनरल लेक को। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जनरल लेक को दिया। तो जनरल लेक ने क्या क्या किया? जनरल लेक ने उत्तर भारत को जीतने के लिए सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़ पर आक्रमण किया, तो अलीगढ़ को जीता। और फिर उसने दिल्ली के आसपास के एक क्षेत्र को जीता। किस किस को जीता? सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़ को जीता, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, फिर भरतपुर को, और फिर लसवारी का युद्ध, जिसे लसवारी का युद्ध कहाँ हुआ? आगरा में हुआ, हमें पता है। तो लसवारी का युद्ध आगरा, जो कि 1803 ईस्वी में, यह भी पूछा जा सकता है कि लसवारी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? 1803 में हुआ था लसवारी का युद्ध, ये आपको याद रखना है। लसवारी का युद्ध 1803 में हुआ, दौलत राव सिंधिया के साथ हुआ, जिसमें किसकी हार हुई? दौलत राव सिंधिया की हार हो गई, जो कि किसके साथ हुआ था? जनरल लेक के साथ हुआ था, हमें पता है। तो जनरल लेक ने सबसे पहले अलीगढ़ को, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, फिर भरतपुर को, और फिर लसवारी का युद्ध किया। किसके साथ? दौलत राव सिंधिया के साथ। और लसवारी कहाँ पर है? आगरा में है। और ये जो लसवारी का युद्ध हुआ दौलत राव सिंधिया के साथ 1803 में हुआ, जनरल लेक के अंग्रेजों, और या तो ऐसे लिखा आएगा किस किस के बीच हुआ लसवारी का युद्ध, तो आपको बोलना दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, या फिर ऐसे भी हो सकता है दौलत राव सिंधिया या जनरल लेक। जनरल लेक क्या था? एक अंग्रेज ही था। जनरल लेक के बीच में हुआ। ये बातें आपको याद रखनी है। दौलत राव सिंधिया और जनरल लेक के बीच हुआ लसवारी का युद्ध, 1803 में हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। कब हुआ? 1803 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब जो 1803 में जब दौलत राव सिंधिया की हार हो गई, इस युद्ध में क्या हो गई? दौलत राव सिंधिया की हार हो गई। तो हार होने के बाद तो मजबूर होकर जो दौलत राव सिंधिया ने, उसने अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। और दौलत राव सिंधिया हार गए तो उन्होंने क्या किया? मजबूर होकर अंग्रेजों से क्या किया? संधि की। और जो संधि की वो की 30 दिसंबर 1803 को। कब की? 30 दिसंबर 1803 को। और 30 दिसंबर जो 1803 को जो संधि हुई थी, उसी को हम क्या कहते हैं? सूरजी अंजन गांव की संधि कहते हैं। और इसी संधि के तहत मराठों ने, जो हमारा हरियाणा पर फिलहाल मराठों का कब्जा था, मराठों ने हरियाणा को किसको भेज दिया? अंग्रेजों को भेज दिया। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो किस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया? तो रहेगा सूरजी अंजन गांव की संधि, और 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। और इसे सूरजी अंजन गांव की संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यह संधि हुई थी जनरल लेक और दौलत राव सिंधिया के बीच, वो हुई थी महाराष्ट्र के सूरजी अंजन गांव में, इसलिए इसे सूरजी अंजन गांव की संधि कहा जाता है। और सूरजी अंजन गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आई होप यहाँ तक सभी फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जनरल लेक ने 2-3 क्षेत्र जीते, जिसमें से एक लसवारी का युद्ध रहेगा, उसने किया था। जो लसवारी का युद्ध किसके साथ हुआ? जो हरियाणा पर मराठों का कब्जा था उनके साथ। और किसके साथ हुआ था? दौलत राव सिंधिया के साथ। और दौलत राव सिंधिया ने क्या हो गया था? हार हो गई थी उसकी। और हार होने के बाद उन्होंने क्या किया? मजबूर होकर संधि की, जिसे हम क्या कहते हैं? आज सूरजी अंजन गांव की संधि के नाम से जानते हैं। और सूरजी अंजन गांव की संधि क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महाराष्ट्र के एक सूरजी अंजन गांव में हुई थी, जनरल लेक और दौलत राव सिंधिया के बीच। और इसी संधि के बाद मराठों ने क्या कर दिया? हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। यहाँ तक सभी फैक्ट क्लियर होंगे, आई होप। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिए, यह संधि दौलत राव सिंधिया और जनरल लेक के बीच हुई। और अंगल मराठा दूसरा युद्ध, और जो ये युद्ध है लसवारी का युद्ध, जो किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। इसको आंगल मराठा दूसरा युद्ध 18 भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आंगल मराठा दूसरा युद्ध, या फिर दूसरा आंगल मराठा युद्ध भी बोला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा दूसरा आंगल मराठा युद्ध भी बोला जाता है। किसको? लसवारी के युद्ध को। क्योंकि आंगल जिसके साथ आंगल जुड़ गया वो अंग्रेजों से संबंधित होगा, आपको याद रखना है। तो आंगल और मराठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था ये, इसलिए 1803 में। इसलिए क्या बोला जाता है? दूसरा आंगल मराठा युद्ध। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दूसरा आंगल मराठा युद्ध कब हुआ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने पढ़ नहीं रखा, हमने पढ़ रखा है लसवारी के युद्ध को ही हम क्या बोलते हैं? दूसरा आंगल मराठा युद्ध बोलते हैं, जो कि 1803 में हुआ। तो आपको पता है ये किस किस के बीच हुआ? दौलत राव सिंधिया व जनरल लेक के बीच। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। इस संधि के बाद क्या क्या हुआ, कौन क्या क्या चीज़ें बदली हरियाणा में और
कौन कौन सी चीज़ें इंडिया में बदली, एक बार इनको देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया। इस संधि के बाद अंग्रेज़ों ने सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह हरियाणा में, इन सभी पर सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह और हथीन, हथीन कहाँ पे रहेगा, पलवल में, कहाँ पे, पलवल में, आदि को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। कौन कौन से चीज़ों जगहों को लिया है, आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह और हथीन आदि को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया, और बाकी के जो क्षेत्र थे बच गए हरियाणा के, उनको अपने सहयोगी राजाओं को दे दिया। सहयोगी राजा कौन, जिन्होंने इस युद्ध में उनका साथ दिया था, तो सहयोगी राजाओं को बाकी के क्षेत्र दे दिए। पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह और हथीन को तो डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, तो पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था 1809 और 10 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1809 और 10 में, 1809 और 10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब अगर इंडिया जीके के हिसाब से देखें तो 1803 में जो लसवारी का युद्ध हुआ था, वो वहाँ से जो जीता था उन्होंने हरियाणा से, तो सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह, जो कि सोनीपत और जो है वो दिल्ली से लगता क्षेत्र है, तो 1803 में ही जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या कर लिया था, दिल्ली पर भी अपना पूर्ण कब्जा कर लिया था। और उस समय जो शासक था अंग्रेजों का वो था वेल्लेस्ली। कौन था, वेल्लेस्ली, ठीक है, आपको याद रखना है। और वेल्लेस्ली को क्या कहा जाता है, वेल्लेस्ली ने अपने आप को क्या कहा, बंगाली शेर कहा था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जब हमें पता है कि जो हरियाणा है उसके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद हरियाणा में क्या क्या हुआ, अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद हरियाणा में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन सी चीज़ें हुई, वे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद जो 1819 में हमें पता है 1809-10 में हरियाणा पर किसका, अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा हो गया था। 1809-10 में अंग्रेज़ों का जो पूरा कब्जा हरियाणा पर हो गया था। तो 1819 में कुछ समय के बाद हरियाणा को 3 भागों में बांट दिया, किसने, अंग्रेज़ों ने। एक उत्तरी भाग, दूसरा केंद्रीय भाग और तीसरा रहेगा दक्षिणी भाग, आपको याद रखना है। इन 3 भागों में हरियाणा को बांट दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंग्रेज़ों ने हरियाणा को 3 भागों में कब बांटा, 1819 में, 1819 में। तो उसके बाद फिर 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेज़ों ने अपना उत्तरी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे हम क्या बोलते हैं आज के समय में, यूपी बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसकी कैपिटल आगरा था का हिस्सा बना दिया। तो 1833-34 में अगर पूछा जाए कि हरियाणा को यूपी का हिस्सा कब बनाया गया, 1833-34 में अंग्रेज़ों ने यूपी का हिस्सा हरियाणा को बना दिया, जिसकी कैपिटल उस टाइम पे क्या थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत था वो, उस टाइम पर नाम यूपी का, और उसकी कैपिटल थी आगरा। गया अगर पूछा जाए कि 1833 से पहले पूछा जाए कि हरियाणा पर किसका कब्जा था, कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश का इसको हिस्सा बना दिया गया था। 1833 से पहले हरियाणा किस प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये आपको याद रखना है। 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसे बोलते हैं आज यूपी, उसका हिस्सा बना दिया गया, आपको याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा। 1833 से पहले ये कुछ समय तक किसका हिस्सा रहा, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 1819 में हरियाणा को 3 भागों में अंग्रेजों ने बांटा। ये 3 महत्वपूर्ण जो काम है वो किए थे हरियाणा में अंग्रेजों के कब्जे के बाद। ये तीनों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1819 में एक तो हरियाणा को 3 भागों में बांट दिया था अंग्रेजों ने, उत्तरी भाग, केंद्रीय भाग और दक्षिणी भाग। और 1833-34 में उसे दक्षिणी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया था। और फिर 1833 से पहले कुछ समय के लिए हरियाणा किसका हिस्सा रहा था, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहा था। ठीक है, फिर 1857 की बात आती है। 1857 की क्रांति के बाद भी हरियाणा में बहुत से चेंज हुए। 1857 की क्रांति में कुछ रियासतों ने हरियाणा का साथ नहीं दिया। हरियाणा की कुछ जो रियासत थी उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया। उसके बाद कुछ चेंजेज हुए हरियाणा में, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति कब हुई और हरियाणा में उसकी शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत हुई थी इसकी 10 मई 1857 को, और निर्धारित तिथि थी, हमें पता है कि 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857 को। और टाइम से पहले शुरू होना ही इस क्रांति का जो
असफल होने का एक मुख्य कारण था। और शुरुआत हरियाणा में हुई थी अंबाला कैंट से, और अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में मेरठ यूपी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और हमें पता है कि श्यामजी सिंह नामक एक व्यक्ति था जो कि गद्दार निकला हमारा ही, उसने क्या की थी, इस क्रांति की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिस कारण यह क्रांति हमारी असफल हो गई थी। अगर ऐसी सूचना अगर अंग्रेज़ों को नहीं दी जाती तो शायद हमारे जो भारत है उसी टाइम आज़ाद भी हो सकता था। 1857 की क्रांति इतने ज़ोर शोर से होनी थी। नेक्स्ट है, जब शुरुआत हुई मेरठ में यूपी से 10 मई से, तो क्रांतिकारी 10 मई से चले और 11 मई को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था। तो शुरुआत 10 मई यूपी से हुई थी और वहाँ से क्रांतिकारियों ने चलकर 11 मई को बहादुर शाह जफर दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को दिल्ली का क्या शासक घोषित कर दिया। और उस समय पर जब 1857 की क्रांति हुई तो पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। अब कहा जाता है जब क्रांति की शुरुआत हो गई तो कहा जाता है कि उस टाइम पर जो अंग्रेज़ों ने एक चाल चली ताकि इस क्रांति को दबाया जा सके। और चाल क्या चली कि वह पंजाब के पास गए, और पंजाब के पास गए तो इस क्रांति का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। हमें पता है जो शासक है वह बहादुर शाह जफर कर रहे थे। लेकिन जो बहादुर शाह जफर कर रहे थे तो उसका जो पंजाब से जाने का जो रिलेशन ये था कि उन्होंने पंजाब के जो शासक हैं या पंजाब के जो लोग हैं उनसे कहा कि इस क्रांति का जो नेतृत्व है आपको इस क्रांति का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, उसको इसका जो नेता है वो बना दिया गया है। तो क्योंकि जो बहादुर शाह जफर था उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर ने जो पंजाब के सिख हैं उनके 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था, मरवा दिया था, जिसने जहांगीर ने मुगलों ने ही मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था। और गुरु तेग बहादुर जी को भी मरवाया था। तो जिससे उनके 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था और गुरु तेग बहादुर जी को भी मरवा दिया था। इसलिए पंजाब ने इस क्रांति से अलग होने का निश्चय कर लिया। इसलिए अंग्रेज़ों ने यही चाल चली कि जो अगर किसी के गुरु को भी मतलब मारा जाता है किसी के द्वारा, अगर हमें पता है कि हमारे जो गुरु हैं अगर उनको कोई मार देता है तो हम भी किसी का साथ नहीं देंगे। तो पंजाब भी इस क्रांति से अलग हो गया था। और अलग होने का इसका मेन रीज़न यही था कि मुग़लों ने उनके जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने मरवाया था, और गुरु तेग बहादुर जी के मरवाया था। इसलिए उन्होंने उसका जो नेता था बहादुर शाह जफर, इस वजह से उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था, इस क्रांति में साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो अब जब पंजाब अंग्रेज़ों के साथ आ गया तो 1857 की क्रांति में जो रियासतें थी पंजाब के, जींद, नाभा और पटियाला, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सी जो रियासत है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, वो दिया था जींद, नाभा और पटियाला ने। फिर 1858 में दरबार लगा, जहां पर महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति को इस तरह से दबा दिया गया क्योंकि कुछ रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इसके कारण क्या हो गया, जो क्रांति है वह असफल हो गई। और 1858 में जब क्रांति बंद हो गई, जिसको दबा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तब दरबार लगा वो जहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा। तो 1857 की क्रांति के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और वह किसका शासन, ताज के अधीन शासन हो गया। ताज के अधीन शासन का मतलब है वहाँ पर जो गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर वायसराय बना दिया गया, जो कि इंग्लैंड से ही यहाँ पर शासन चलेगा। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय बनने लग गई। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वही रहेगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय यही थे गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी यही बनेंगे। तो इसलिए से अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहेंगे और प्रथम वायसराय भी कौन रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। और इस क्रांति के बाद 1858 में
हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर पंजाब में मिला दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो पंजाब है उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उत्तर प्रदेश ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश से क्या विद्रोह शुरू हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी, इसलिए हरियाणा को वहाँ से अलग करके किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। ये रीज़न था हरियाणा को यूपी से अलग कर पंजाब में मिलाने का। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हरियाणा के क्रांति तक का। इससे आगे की जो चीज़ें हैं, अब उसके बाद हरियाणा का गठन कैसे हुआ, क्रांति के बाद आज़ादी तक क्या क्या हुआ हरियाणा में, और आज़ादी के बाद हरियाणा के गठन के लिए कैसे मांग उठी, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और पार्ट आएगा इस जो टॉपिक का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी टॉपिक में करवाऊंगी तो कम से कम 20 मिनट और लग जाएंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सॉरी इसके लिए, तो कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बाद। थैंक यू सो मच।